हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम बात करेंगे वैद्युत द्रव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब वैद्युत द्रव निरक्षीय स्थिति में हो। इसके लिए आपको रटना नहीं है, केवल चित्र को देखकर लिखेंगे और फॉर्मूलो देखकर परिभाषा को याद करेंगे। हम आपको केवल एक वीडियो के माध्यम से ही पूरी थ्योरी रटा देंगे। आप इसके साथ साथ फेयर बनाते जाएं। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं। तो देखिए, माना एक वैद्युत द्रव ए बी है। क्या है? वैद्युत द्रव ए बी है, ए बी। इसका मध्यबिंदु O है और बीच की दूरी कितनी है? 2L है, जो माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इसके मध्यबिंदु O से, मध्यबिंदु O इधर कर देते हैं, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से दूरी ज्ञात करनी होगी। तो हम देखते हैं, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये कण हो गया। तो कण का फॉर्मूला होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस प्रकार ये दूरी हो जाएगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी प्रकार ये भी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। ये बिंदु P है। तब बस इस चित्र को ही देखकर लिखना है। क्या लिखेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से बना है। इनके बीच की दूरी 2L है। तब P बिंदु पर माइनस Q तथा प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 हो। तो माइनस Q आवेश के कारण क्या है? E1 है। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्यों वर्ग से अंडर रूट हट गया। इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें भी अंडर रूट से वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, अब हम देखते हैं E1 और E2 बराबर है, तो क्या लिखेंगे? E1 व E2 बराबर व विपरीत है। विपरीत है। विपरीत क्यों है? एक माइनस Q आवेश है, दूसरा प्लस है, तो माइनस Q की दिशा ये होगी और प्लस Q की दिशा ये होगी, अर्थात ये हो जाएगा आपका E1 और ये हो जाएगा E2। तब AB रेखा AB के लंबवत, तब रेखा AB के लंबवत क्या करेंगे? E1 और E2 को इसके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में हम वियोजित कर देंगे इस तरीके से। तो हम यहां दिखा सकते हैं ऊर्ध्वाधर और लंबवत। ये क्या होगा? इस तरीके से ये E1 है और ये E2 है। अब इनके नहीं, ये E1 है और ये E2 है। अब इनके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक क्या होंगे? ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, ये ऊर्ध्वाधर है, और ये E2 साइन थीटा, और क्षैतिज क्या हो जाएंगे? एक ये हो गया और इसी दिशा में दूसरा भी होगा इसी दिशा में, अर्थात E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो हम क्या देखते हैं? ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, परंतु विपरीत दिशा में तो एक दूसरे से कट जाएंगे, लेकिन क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे। तब AB के लंबवत E1 व E2 को उसके ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक
E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, परंतु क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे, तब P बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो क्या होगा, E1 बराबर E2 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 E1 cos थीटा। अतः 2 E1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r² प्लस L², ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे cos थीटा का मान निकालेंगे इनटू cos थीटा, इक्वेशन थर्ड, जहां cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये है आपका थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होगा आधार बट्टे लंब, अर्थात आधार बट्टे कर्ण क्या होगा √r² प्लस L²। अतः E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपके दो उधर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा 2Q और ये r² प्लस L² अंडर रूट नहीं इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा L/√r² प्लस L²। यहाँ 2QL क्या हो गया वैद्युत द्रव आगुण हो गया, जैसे हम P से प्रदर्शित करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P अपॉन एक घात इसकी और 1/2 इसकी, तो जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी 3/2, तो r² L² का भाग 3/2। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि R और L में क्या समानता है, क्या है R इज लेस देन, जहां L इज लेस देन R, तो L² को R² की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, तब E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P अपॉन ये आपका 0 हो गया और 2 से 2 घात कर जाएगी तो क्या बचेगी घात बचेगी 3 P/r²। यही वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं कि कैसे वैद्युत द्रव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको आपको रखना नहीं है, कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करनी है। हम यहाँ पर मानते हैं चित्र को देखकर बोलेंगे, पहले चित्र बनाएंगे। माना एक वैद्युत द्रव AB है जिसके बीच की दूरी 2L है, इसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हम P से -Q और +Q के बीच की दूरी निकाल लेंगे, चित्र में लिख देंगे। ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण होता है √r का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी L² r², यही सेम हो जाएगी। तब हम क्या लिखेंगे, यदि -Q और +Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 हो तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन √r² प्लस L² का होल स्क्वायर, क्योंकि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश और उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होती है। अब यहाँ पर माना कोई आवेश है वो तो कट जाएगा, तो ये आवेश बचेगा, तो आपका क्या बचेगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन √r² L² का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से अंडर हट गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r² प्लस S²। इसी प्रकार +Q आवेश के कारण E2 बराबर सेम इसी प्रकार यही हो जाएगी। अब हम क्या देखते हैं E1 और E2 बराबर है, तो बिंदु P पर -Q के कारण E1 की दिशा ये होगी
और प्लस क्यू आवेश के कारण E2 की दिशा ये होगी, एक दूसरे के विपरीत है। अतः हम बिंदु P पर E1 व E2 को इसके क्षैतिज और लंबवत घटकों में वियोजित करें तो P पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है। इसके लिए हम वैद्युत द्रव AB के लंबवत E1 व E2 को इसके क्षैतिज और लंबवत घटकों में वियोजित करें। तो जो लंबवत घटक हैं यानी ऊर्ध्वाधर घटक हैं E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, परिणाम में बराबर है परंतु दिशाओं में एक दूसरे के ठीक विपरीत है, अतः एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। लेकिन क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब यहाँ E1 बराबर E2 है तो हम E2 की जगह E1 मान के अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा। तो E1 का मान हमने ये रख दिया। अब cos थीटा ये हो गया, जहां cos थीटा बराबर क्या होगा आधार बट्टे कर्ण यानी L बट्टे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब cos थीटा का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 को आगे पहुंचाएंगे तो 2Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और L बट्टे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये cos थीटा का मान। तो यहाँ 2QL मिलकर क्या हो जाएगा वैद्युत द्रव का आघूर्ण। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर का 3/2, 1/2 घात और इसकी जोड़ी के 3/2। अब हम क्या देखते हैं, जहां L लेस देन R तो L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में हम शून्य मान सकते हैं। तो L को शून्य करने पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 T अपॉन R3, यही हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वैद्युत द्रव की निरक्षीय स्थिति के कारण। अब भी आपके इसमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं और बने रहें हमारे साथ। हम आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम या परेशानियां होगी हम उसको आपको सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से सीधे सरल तरीके से फिजिक्स को सीखने का तरीका बताएंगे।